ठीक है, तो अब नलिटी क्या होती है? इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन। इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या बनती है? जो भी बनेगी वो इसकी नलिटी आती है। अब नलिटी निकालने का क्या तरीका है? इसको डिटेल में रैंक और नलिटी को हम ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे, लेकिन नलिटी कैसे निकाली जाती है? नलिटी और रैंक के बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है? रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे रखी हो, फ़र्क नहीं पड़ता वो स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, हम उसकी नलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रैंक प्लस नलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो नलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कॉलम्स में से रैंक माइनस कर देंगे। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, इसमें आपको रैंक और नलिटी फाइंड करनी है। हमेशा ही नंबर ऑफ कलम होगा, मतलब नंबर ऑफ रो हो नहीं सकता है। नंबर ऑफ रो नहीं होगा। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन में आप इसका लॉजिक पढ़ोगे। नंबर ऑफ कॉलम्स ही होता है रैंक प्लस नलिटी। तो ये जो मैट्रिक्स है 3x4 मैट्रिक्स है, इसकी रैंक और नलिटी निकालने का ट्राई करो। मैम नलिटी 1 होगा। नलिटी 1, रैंक क्या आ रहा है? रैंक 2 आ रहा है, तो 2 आएगा। 2 2 2 हाँ मैम, रैंक 2 आया। रैंक तो 2 आया। रैंक 2 आएगा, नलिटी भी 2 आएगा, क्योंकि हमें क्या करना है? नंबर ऑफ कॉलम्स में से रैंक को माइनस करना है। 4 माइनस 2, तो नलिटी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम। यस मैम। अच्छा, अब एक रिलेशन होता है, मैंने आपको ये बता रखा है कि रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए होता है। अगर बी नॉन सिंगुलर है, बी नॉन सिंगुलर है, तब रैंक तो ऑफ ए इक्वल टू बी, होगा। हाँ, तब रैंक ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? रैंक ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो ये पक्का लेस होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और रिलेशन है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, सिल्वेस्टर्स लॉ कहते हैं इसको, ये हम उसमें भी पढ़ेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही यूज़ होगा। रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन। अब ए क्या है? एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। बी आपकी है एन क्रॉस पी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन जस्टिफाइड होगा। तो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन इज़ लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज़ लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए। एक साइड वाला तो हम कर ही चुके थे, राइट हैंड साइड वाला। अब ये कंप्लीट जो स्टेटमेंट है ये है कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन इज़ लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। इनके मिनिमम से छोटा या बराबर होगा। मैम मिडिल में ए बी की जगह अगर बी ए होता तब भी तो ये रिलेशन ही होता है। तब भी सेम रिलेशन होगा। ए बी की जगह बी ए कर लोगे तब भी सेम रिलेशन होगा, प्रोवाइडेड बी ए वाली मल्टीप्लिकेशन जस्टिफाइड हो ना। ठीक है, बी के हाँ साथ ये नंबर ऑफ जो भी है, मतलब बी अगर एन क्रॉस पी है तो फिर ए का ये होना पड़ेगा बी पी क्रॉस एम। ठीक है, तो बी ए का जस्टिफाइड होना चाहिए, वो आपको देखना पड़ेगा। दोनों चीज़ों को यूज़ करेंगे आप आगे क्वेश्चंस में। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, उसको सोचने की कोशिश करो। 3x5 मैट्रिक्स है और उसकी रैंक 2 है, और बी 5x8 मैट्रिक्स है। एक मिनट, एक सेकेंड।
वैसे इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही थी, चलो ट्राई करो एक बार, मैं इसको देखती हूँ तब तक। B 5x8 मैट्रिक्स है ना, A 3x5 है, B 5x8 है, और एक और बात कह रखी है यहाँ पे, B की रैंक 5 है। तो आपको निकालना है नलिटी ऑफ AB, नलिटी ऑफ A, नलिटी ऑफ B, ये 3 चीज़ें निकालनी है। रैंक ऑफ AB भी निकाल सकते हो। देखो रेंज निकल रही है या एग्जैक्ट निकल रहा है, ये करके देखो कि कहीं से जैसे 2 से 3 के बीच में रैंक ऑफ AB निकल रही है, एग्जैक्ट रैंक निकल जा रही है। अगर ऐसा आ जाए हमारे पास 2 लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ A लेस देन इक्वल टू 2, तब तो रैंक ऑफ A वही आ जाएगी। इसके बाद हम वो वाला क्वेश्चन करते हैं जो हमारा कल अटक रहा था, इसको ट्राई करो पहले। मैम इस थ्योरम से तो हो जाएगा वो सिल्वेस्टर पाउस से। हाँ, इससे हो जाएगा, इस चीज़ से हो जाएगा, बस इस चीज़ की कमी थी, रैंक ऑफ मैम वो A से। एन मालूम नहीं था क्या है, अभी पता चला आपने जो लिखा है ना ए एम इंटू एन और बी एन क्रॉस पी, उससे पता चला। मतलब जो ऑर्डर बीच में वैनिश हो जाता है ना, एन ऑर्डर जिसकी हेल्प से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वही यहाँ पे लिखना होता है आपको, ये एन। ठीक है, पढ़ा तो होगा ही खैर पहले कभी, अगर किसी ने लीनियर कर रखा है तो। पहले कभी पढ़ा नहीं मैम। मैम ये नॉलिटी ऑफ AB 6 होगा क्या? नलिटी ऑफ AB, हाँ हाँ करते रहो, ठीक है। और मैम A की नॉलिटी 3 और B की नॉलिटी 3 होगा। यस मैम। रैंक ऑफ AB, अच्छा 2 आ रहा है क्या? यस मैम। रैंक 2 आया मैम। रैंक एग्जैक्टली निकल रहा है यहाँ से ना, चलो करते हैं। हाँ मैम। नलिटी ऑफ A तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, ये तो उस क्वेश्चन में डायरेक्ट ही गिवन है कि रैंक ऑफ A अगर 2 है तो नलिटी ऑफ A क्या होगा, 5 माइनस रैंक ऑफ A, और सिमिलरली नलिटी ऑफ B क्या होगा, 8 माइनस रैंक ऑफ B। 5 माइनस यहाँ पे क्या करना है आपको 2, और यहाँ पे 8 माइनस 5, तो इसका आंसर 3 आ गया, इसका आंसर क्या आ गया 3। ठीक है, अब नलिटी ऑफ AB और रैंक ऑफ AB की बात करनी है, तो रैंक ऑफ AB निकाल लो। रैंक ऑफ AB तो हम जानते हैं कैसे निकलेगी, 2 आया मैम रैंक ऑफ AB। रैंक ऑफ A प्लस रैंक ऑफ B माइनस n, तो क्या करेंगे हम 2 प्लस 5 माइनस 5 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ AB लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ B का मिनिमम, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो इधर से कैंसिल करके हमने ये देख लिया कि रैंक ऑफ AB भी 2 के बराबर ही आ रहा है, दोनों इनइक्वालिटीज से 2 लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है, तो इक्वल टू 2 हो गया। अब हमें नलिटी ऑफ AB देखना है। AB का ऑर्डर क्या है, 3x8, AB 3x8 मैट्रिक्स है, तो नलिटी ऑफ AB क्या आएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स 8 माइनस रैंक ऑफ AB दैट इज़ 2, सो आंसर 6 आ जाएगा। क्लियर है सबको? हाँ मैम। ठीक है, कई बार रेंज में पूछा जाता है, अब इतना डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाएगा, कई बार रेंज में आता है आंसर, तो वहाँ पे थोड़े बहुत गेस करने पड़ते हैं। एक सेकेंड, अब अपने प्रीवियस ईयर भी ट्राई करते रह सकते हो आप साथ साथ, जो जो हो जाए। ठीक है, एक और रिलेशन होता है, रैंक ऑफ A प्लस B जो होती है वो रैंक ऑफ A प्लस रैंक ऑफ B से छोटी या बराबर होती है। ठीक है, और इस रिलेशन को ये कंप्लीट करता है इधर से कि रैंक ऑफ A प्लस B रैंक ऑफ A माइनस रैंक ऑफ B के मॉडुलस से
इनके मॉडुलस से, क्योंकि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी में कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, तो नेगेटिव भी आ सकता है ये, पर हमें पॉजिटिव वाला पार्ट कंसिडर करना है। मान लो ऐसा आ गया -3 लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 5, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, हमारे हिसाब से ये ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, वैसे भी अगर यहाँ -3 आता तो आप 0 लेस देन इक्वल टू ऐसे करके चलते, पर इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट बनाया गया है, वो ये है। उस -3 का हम मॉडुलस ले लेते हैं। ठीक है, तो 1-2 रिज़ल्ट हैं, रैंक निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब एक चीज़ अच्छा, यहाँ से आप नलिटी में रिलेशन निकाल सकते हो। ऊपर वाला जो मैंने आपको लिखवाया था, रैंक ऑफ ए बी लेस ग्रेटर देन इक्वल टू होता है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन। ये वो था जो मैंने इस साइड लिखवाया था, मैंने साइन चेंज करके लेस देन इक्वल टू को ग्रेटर देन इक्वल टू लिख के इसको इधर लिख लिया है। ठीक है, ए का ऑर्डर क्या है, चलो ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर एन, ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, बी बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है। अभी इसके लिए लेके चलते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, रैंक ऑफ ए बी एन माइनस नलिटी ऑफ ए बी हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू बोलोगे आप एन माइनस नलिटी ऑफ ए, सब कुछ नलिटी वाले रिलेशन में मैं चेंज कर रही हूँ, प्लस एन माइनस नलिटी ऑफ बी माइनस एन। ठीक है, तो एन से एन कैंसिल, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, माइनस नलिटी ऑफ ए बी, और ये एन इधर पड़ा है तो ये वाला एन एक और एन से कैंसिल हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो नलिटी ऑफ ए बी इज़ लेस देन इक्वल टू नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी, दोनों साइड से माइनस कैंसिल होगा तो यस मैम। नलिटी में देखो प्रोडक्ट में ये रिलेशन बन गया, उसका ज़्यादा उससे रिलेशन दिख नहीं रहा, पर उसी की हेल्प से हमने ये प्रूव कर लिया। उसमें रिलेशन होता है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन, और इसमें सिंपली क्या होता है, नलिटी ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी। और इस साइड क्या होता है वो भी मैं बता देती हूँ, उधर मिनिमम था ना, तो इस साइड से वो रिलेशन होता है मैक्सिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक नहीं, नलिटी ऑफ ए कॉमा नलिटी ऑफ बी लेस देन इक्वल टू दिस होता है। तो फाइनली आपके पास जो रिजल्ट बनता है वो ये है। सिल्वेस्टर्स लॉ में ये चीज़ इधर जाके मिनिमम में थी ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम में होती है लेफ्ट हैंड साइड में आके। किसी मैट्रिक्स को, अच्छा इससे पहले क्वेश्चन देती हूँ, अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और ऑर्डर 7, तो ए का ऑर्डर भी 7 है और बी का ऑर्डर भी 7 है, और रैंक ऑफ ए 4 है, रैंक ऑफ बी 5 है, तो रैंक ऑफ ए बी की पॉसिबिलिटीज़ निकालनी है आपको, रैंक ऑफ ए बी की पॉसिबिलिटीज़ और रैंक ऑफ बी ए की पॉसिबिलिटीज़। रैंक ऑफ बी ए क्या क्या हो सकती है और रैंक ऑफ ए बी क्या क्या हो सकती है। दो ही 3 4 हो सकता है रैंक ऑफ ए बी। अच्छा ठीक है, बाकी लोग निकालो। 2 3 4 मैम। बी ए के लिए भी सेम है। हाँ मैम। रैंक ऑफ बी ए के लिए भी सेम है। अच्छा सॉरी, नलिटी ऑफ बी ए बोल रही थी, नलिटी ऑफ बी ए नहीं, नलिटी ऑफ ए भी निकाल लो। चलो बी ए निकाल लिया, अच्छी बात है। नलिटी ऑफ बी ए भी दोनों के लिए सेम ही आएगा, खैर चाहे इसको निकाल लो चाहे इस वाले को निकाल लो।
543 हो सकता है नलिटी। नलिटी 543। हाँ, पॉसिबिलिटीज। ठीक है, कैसे निकाली? 5। थ्योरम की मदद से। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है क्या? नहीं, ठीक है। 5 इज लेस देन इक्वल टू दिस। और नलिटी ऑफ ए क्या निकल के आया हमारा? नलिटी ऑफ ए क्या है? 3 है और उसकी नलिटी है 2। मैम 5 तो आएगी। 5 कैसे होगा मैम? 3 होगा ना, नहीं, एक सेकंड। नलिटी क्योंकि ऑफ मैम ये तो रैंक दिया है, नलिटी तो बाहर मतलब निकलना पड़ेगा। नलिटी ऑफ ए भी लेस देन इक्वल टू आ रहा है। नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी। अब नलिटी ऑफ ए 3 है, नलिटी ऑफ बी हाँ 2 हाँ है। हाँ हाँ, और 3 से ज्यादा तो मैक्सिमम लेना है इधर। 3 4 5। नलिटी ऑफ ए क्या है? 3 है और 2 है, 3 तो मैक्सिमम लेना है ना। हाँ, तो 3 लेस देन इक्वल टू नलिटी ऑफ ए भी लेस देन इक्वल टू 5 आ गया ना। तो 3 4 5 नलिटी की पॉसिबिलिटीज़ हो गई 3 4 5, और उसकी क्या हुई थी? 2 3 4। ठीक है, अगर 2 रैंक हुई तो नलिटी कितनी होगी? 5 होंगी। 5 होगी। अगर रैंक 3 हुई तो नलिटी 4 होगी, और रैंक 4 हुई तो नलिटी 3 होगी। ये बात सबको क्लियर है? क्योंकि रैंक प्लस नलिटी क्या यस होता है? मैम। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे कॉलम रो सब कुछ बराबर ही है। अब देखो, कोई मैट्रिक्स है, उसको बार बार मल्टीप्लाई करते जाओगे। जैसे ए मैट्रिक्स है, उसकी रैंक कुछ के है, तो रैंक ऑफ ए स्क्वायर जो आएगी, रैंक ऑफ ए से छोटी आएगी। ऐसा कैसे बोल रही हूँ मैं? क्योंकि रैंक ऑफ ए बी क्या होता है? लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए। सिल्वेस्टर लॉ ही तो लगा लो रैंक यहाँ, है ना। तो रैंक ऑफ ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए आता है। और इसकी बजाय एक अच्छा रिलेशन आता है, वो इस तरफ से आता है। इस तरफ वाली क्या होती है? इस तरफ वाला रिलेशन बताओ। रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ ए माइनस जो भी साइज़ है ए का साइज़ हम लेके चलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चलते हैं। तो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ ए माइनस एन, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ रैंक ऑफ ए माइनस एन। इधर ले लेना रैंक ऑफ ए। देखो, इधर वाली जो कंडीशन है वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। ये हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं बता रही है, उसकी रेंज के बारे में नहीं बता रही। बस हमें इतना पता है कि ए स्क्वायर ए क्यूब करने से जो रैंक है वो या तो घटेगी या बराबर रहेगी। अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो घटती चली जाएगी। मान लो ए कोई 5x5 मैट्रिक्स है और ए का डिटर्मिनेंट 0 है, तो रैंक ऑफ ए स्क्वायर घटती चली जाएगी रैंक ऑफ ए से, लेकिन घटेगी या बराबर भी रह सकती है। ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक इक्वल रहेगी। तो इधर वाला रिलेशन है जिसको हम यूज़ करेंगे अभी थोड़ा सा जनरलाइज करने के लिए इसको। 2 टाइम्स ऑफ रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए स्क्वायर। जब यहाँ से हम रैंक ऑफ ए क्यूब की बात करेंगे तो उसके लिए क्या होगा? दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रैंक ऑफ ए स्क्वायर, रैंक ऑफ ए स्क्वायर प्लस रैंक ऑफ ए माइनस एन। ठीक है, ए स्क्वायर और ए दो मैट्रिक्स अलग अलग मान लिए मैंने। अब रैंक ऑफ ए स्क्वायर किससे बड़ा या बराबर है? ये चीज़ किससे बड़ी है बराबर है? मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो पीछे, मैं ऐसे लिख देती हूँ, रैंक ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 रैंक ए माइनस एन। माइनस एन। ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू है 2 रैंक ए माइनस एन से, और प्लस साथ में आपके पड़ा है रैंक ऑफ ए माइनस एन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 3 रैंक ऑफ ए माइनस 2n इज़ लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए क्यूब। फाइनली ये रिलेशन मिलेगा आपको, क्योंकि ये रैंक ऑफ ए क्यूब से छोटा था। ठीक है, यहाँ से मैंने ये नीचे वाला रिजल्ट लगा के लिख दिया।
तो अब इस रिज़ल्ट को जब बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे हम, तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलने वाला है, रैंक ऑफ ए रेज टू पावर के इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स के टाइम्स रैंक ऑफ ए माइनस के माइनस 1 टाइम्स ऑफ एन। ठीक है, ये काम हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कर रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स को ही बार बार मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। अगर ए 2x3 मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए कैसे करोगे, समझ रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये सारा काम हो सकता है। ए स्क्वायर ए क्यूब ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही निकलेगा। तो ये बन गया हमारा जनरलाइज्ड रिजल्ट। सिमिलरली अब इसमें रैंक को नलिटी से चेंज करो। आप ये रिलेशन जानते हो, किसी भी ए मैट्रिक्स के लिए रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए एन के बराबर होती है। तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए की जगह आपको पुट करना है रैंक ऑफ ए की बार के, रैंक ऑफ ए की जगह आपको पुट करना है एन माइनस नलिटी ऑफ ए। मतलब जो भी मैट्रिक्स अंदर है उसके लिए आपको क्या लिखना है, एन माइनस रैंक ऑफ ए। ये एन डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। और ये नलिटी वाला है। तो रैंक के लिए यहाँ से रिलेशन निकालो, इस चीज़ को रिप्लेस करके, इस चीज़ को पुट करके इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। फॉर्म भर सकते हो, जैम के निकल गए हैं। खुद भरोगे या बाहर से भरवाओगे? मैम कौन सी अच्छा होगी? अगर आपने पहले कोई फॉर्म भर रखा है तो खुद भर लो, नहीं भर रखा तो बाहर से ही भरवाओ। अगर चाहिए भाई घर से ही भरना है, 100-200 रुपये बचाने हैं, तो फिर मुझसे पूछ लेना कैसे भरना है। फिर भी गलती होने के चांसेस होते हैं अगर आपने पहले नहीं भर रखा तो। कोई छोटा मोटा फॉर्म भर के ट्राई करना, फ़ोटो वगैरह अपलोड करनी होती, बाकी सब तो भरना आसान ही होता है। हाँ मैम निकल गया। मैम नॉलिटी ऑफ ए टू दी पावर के मतलब ए के मैट्रिक्स लेस देन इक्वल टू नॉलिटी ऑफ ए। ये निकला है। यस मैम। और भी कोई निकालो। यस मैम, यही रिलेशन आ रहा है। ऐसा कैसे? बाकी लोग करो। मेरा तो उल्टा आ रहा है मैम। उल्टा आ मेरा रहा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है। हाँ ऐसा क्या? मैं भी करके देखती हूँ ऐसे कैसे आ रहा है। कल वाला वीडियो मैंने कल अपलोड नहीं किया था, नेट चल ही नहीं रहा था बिल्कुल, रात में देखा ही था आप लोगों ने। मैं आज सुबह कर दूँगी, मतलब 4-5 बजे तक ये दोनों वीडियो अपलोड कर दूँगी, आज वाला भी और कल वाला भी। लिंक चाहिए तो मांग लेना। नहीं वैसे मैंने असाइनमेंट डिस्कशन वाला तो प्लेलिस्ट शेयर कर ही रखी है आपसे, उसी में डालूँगी, है ना? हाँ मैम। ठीक है। और जो वो है ना असाइनमेंट LA2 और LA3, वो हम 31 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि 30 को नानेश के पेपर हो नहीं पाएंगे, तो उसको एक दिन चाहिए करने के लिए। मैम 30 सितंबर क्या होगा? 30 सितंबर मतलब नहीं, अगस्त 31 मैम। अगस्त। मैम सितंबर गलती से लिख 30 दिया। अगस्त क्या होगा? 30 30 अगस्त क्या होगा?
क्या होगा मतलब मेरा एग्जाम है। 30 अगस्त हम लीनियर कंटिन्यू करेंगे ना, लीनियर तो अभी रहता है, लीनियर ख़त्म थोड़ी हो गया। मैम एक बात थी मैम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको खत्म करने के लिए किस दिन लगेगा, मतलब कितने लीनियर क्लास चाहिए? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट टॉपिक है, 15 तारीख तक मान के चलो हो जाएगा सिलेबस, नहीं तो 16-17 तक तो हो ही जाएगा। अब ये टेस्ट असाइनमेंट्स ये सब आते हैं पूरा बीच में, इसलिए लीनियर ज़्यादा टाइम लीनियर लगता कंप्लीट है। हो जाएगा? हाँ लीनियर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपका लीनियर में बचा क्या है, 3 टॉपिक बचे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यूज़ वाला टॉपिक जो थोड़ा लंबा है आइगन वैल्यूज़ वाला, और वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा लंबा है बस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो 1-2 क्लास से ज़्यादा नहीं है मैक्सिमम। मैं ना कहना क्या ठीक चाहते है हो, तुम पता चाहते नहीं क्या हो? कॉन्टिन्यूटी चाहते हैं ये, मुझे लगता है। मेरे को लगता है थोड़ा नहीं नहीं मैम, ये रैंक वाला बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलिए अच्छा निकाल के देखें ज़रा। n माइनस रैंक नलिटी ऑफ ए के लेस देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस रैंक ऑफ ए माइनस के माइनस 1 इंटू एन। के एन से के एन कट जाएगा ना, ये देखो ये के एन है और ये के एन है, तो ये हो गया, और ये यहाँ पे पड़ा है n, तो ये n से ये वाला n भी कैंसिल होगा, ध्यान से देखना, ये k माइनस 1 वाला n, ये माइनस माइनस प्लस n है ना, तो यहाँ बचने वाला है माइनस k टाइम्स रैंक ऑफ ए। आप k को भूल कैसे गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक सेकेंड सॉरी, n माइनस नलिटी ऑफ ए आएगा ना, ये नलिटी ऑफ ए। कैलकुलेशन गंदी तो नहीं हो रही, समझ में तो आ रही है, मैं कंप्लीट लिख दूँ फिर, ये माइनस नलिटी ऑफ ए रेज टू पावर के, क्योंकि आप लोगों ने सबने ही गलत किया था, एकता आपने किया था, एकता है या लीव हो गया? मैम तो हाँ बोलो, आप समझ गए? नलिटी ऑफ ए रेज टू पावर के, कुछ नहीं करना था, हमें सिर्फ रिप्लेसमेंट करनी थी, तो ये के कहाँ गायब कर दिया आप लोगों ने? ऊपर वाले को मैं अच्छे से लिख देती हूँ, अगर आपको लोगों को कन्फ्यूजन रह गया है तो। जो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो तो कैंसिल हो ही जाती है ना, कैंसिल होने का मतलब दोनों हाँ साइड से मैम, के माइनस होगा। करना। के रहेगा। n माइनस n नलिटी ऑफ ए रेज टू पावर के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के एन माइनस के टाइम्स नलिटी ऑफ ए माइनस के एन प्लस एन, तो के एन से के एन गया, और दोनों साइड n माइनस कर दोगे तो ये n से n गया, ये n से n गया, तो ये बचा था हमारा इतना, ठीक है। इसको मैंने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया, तो फाइनल रिजल्ट हमारा ये बचा है। तो नलिटी में ये रिलेशन होता है, ठीक है। अच्छा जी, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 7 ऑर्डर की और उसका ए स्क्वायर 0 है, तो रैंक ऑफ ए क्या क्या हो सकती है, लिख के बताती हूँ मैं। ए 7x7 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर किसी को कहीं समझ में ना आ रहा हो तो बता दो, हल्का टॉपिक है, इसको ज़्यादा भारी लेने की ज़रूरत नहीं है। ए स्क्वायर 0 है, अच्छा वो वाला क्वेश्चन भी हमें करना है, चलो इसके बाद करते हैं हम डिस्कस, रैंक ऑफ बी ए वाला। ए 7x7 मैट्रिक्स, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, रैंक ऑफ ए, फाइंड रैंक ऑफ ए, यस। अच्छा इसका नोट्स अभी मैंने बनाया नहीं है, थोड़ा सा देर हो सकती है रात तक, क्योंकि मेरा 5 घंटे का सेमिनार है शाम को, तो थोड़ा बिजी रहूँगी मैं 3 दिन। 5 घंटे मैम? हाँ, कोई मैथ्स का सेमिनार नहीं, कुछ और टॉपिक का है, मैथ्स के सेमिनार में कभी अटेंड नहीं करती। क्यों मैम, बोर लगता है? हाँ बहुत बोरिंग होते हैं सीरियसली, मुझे तो मैथ्स के सेमिनार से बहुत नींद आती है, मतलब कोई इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने वाला होना चाहिए, तब तो ठीक भी लगे। हाँ मैम, ये अच्छा, सही बात है। मैं प्रेफर करती हूँ यूट्यूब, अगर मुझे मैथ्स का कुछ देखना है तो यूट्यूब पे बहुत कमाल के टीचर्स हैं, उनकी कोई मैचिंग नहीं है। एनिमेशन के साथ देखना है, एनिमेशन से देखो, किसी भी तरीके से चीज़ों को समझ सकते हो आप यूट्यूब पे, तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे वही लगता है। मैम किसका सेमिनार है? कुछ दिन बाद बताऊँगी। अच्छा मैम, ठीक है। 3 दिन का है, तो 3 दिन थोड़ा बिजी रहूँगी।
रैंक ऑफ ए की पॉसिबिलिटीज़ बतानी है, ज़्यादा हो सकती हैं एक से, ठीक है ना। और हम वो वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार जो था, तब तक आप सॉल्व करो, जो मैंने दिया था लास्ट लीनियर की क्लास में, 4x7। खैर ये हो गया है, बाकी जिसको समझ में नहीं आया वो इसको सॉल्व करके देख सकता है सिल्वेस्टर लॉ की हेल्प से। रैंक ऑफ बीए की रेंज निकाल के देखो क्या क्या आ सकती है। क्या आएगा यहाँ पे, रैंक ऑफ बीए। मैम एक बात बोलूँ मैम, ये कैसे हो सकता है मैम कि ए स्क्वायर अगर 0 है तो ए की रैंक 7 कैसे हो सकता है ए की रैंक 7 मैम? किसने बोला? ए मैम 7 ए क्रॉस स्क्वायर, हाँ मैम, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखिए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ मैम, तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लो। तो तो डिटर्मिनेंट मैम ऑफ ए हो इज गया। इक्वल टू 0। 0, हाँ, तो मैम रैंक ऑफ ए 7 कैसे आ सकता है? किसने कहा 7 है रैंक ऑफ ए? मैंने कब कहा? मैम 0 मैम, मेरा 1 तो 2 3 आर द पॉसिबिलिटीज। 0 हाँ 1 मैम, 2 0 3 1 2 3 0 0 होगी। 0 होगा, नहीं होगा तो ये 0 कैसे? होगा ना? क्या कहना चाह रहे हो Zero- मेनक? मुझे समझ में नहीं आ रही है आपकी बात, एक बार चेक करते हैं क्या आएगी। रैंक ऑफ ए 7 मैंने कहाँ लिखा है? कहीं ज़्यादा दिख रहा है क्या आपको? नहीं मैम, order- नहीं मैम, मुझे ही गलती हुई थी। ये ऑर्डर है। तो रैंक ऑफ ए स्क्वायर की वही पॉसिबिलिटीज़ निकाल लो। रैंक ऑफ ए स्क्वायर किससे छोटा है बराबर होगा? रैंक ऑफ ए से। अब जो भी रैंक ऑफ ए होगी यहाँ पे लिख लेते हैं, और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 2 टाइम्स रैंक ऑफ ए माइनस क्या होगा यहाँ पे? 7 होगा। 7। ठीक है? तो अब आगे क्या करेंगे? तो 2 टाइम्स रैंक ऑफ ए माइनस 7 लेस और इक्वल टू 0, क्योंकि रैंक ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 0। रैंक ऑफ ए स्क्वायर 0 होगी क्योंकि ए स्क्वायर 0 है, ठीक है। यस मैम। तो 2 टाइम्स रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 7, तो 2 टाइम्स रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 7, तो रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 7/2। तो रैंक ऑफ ए 3 या 3 से छोटी होगी, क्योंकि 3.5 तो रैंक कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हो सकती यहाँ पे है। कुछ नहीं कह रखा कि ए 0 मैट्रिक्स है या नहीं है, कुछ भी नहीं मेंशन किया, वो तो हो सकती है। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0 से 3 तक कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्लियर है सबको? यस मैम। हाँ मैम। नीचे वाला क्वेश्चन ट्राई करो इस तरीके से। एकता क्लास में है कि नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है, मैम ऑप्शन सी हो रहा है मैम।
ऑप्शन सी हो रहा है, क्योंकि ये जो इस साइड से Yes, ma'am. बनेगा रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, कल हमने देखा था रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी 4 आएंगी, क्योंकि ए बी इन्होंने बोल रखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। और रैंक ऑफ ए बी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए, और रैंक ऑफ ए 4 से छोटा है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा ए बी नॉन सिमिलर मैट्रिक्स है, हाँ ठीक है, तो रैंक ऑफ ए बी तो 4 आ जाएगी ना। ए बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए बी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4। तो रैंक ऑफ ए 4 से 4 के बीच में लाई करेगी, सिमिलरली रैंक ऑफ बी भी 4 से 4 के बीच में लाई करेगी। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू 4 आएगा, ठीक है ना। और रैंक ऑफ बी ए की पॉसिबिलिटी आप यहाँ से निकाल लो, फिर इस फॉर्मूले में पुट कर लेना, 4 + 4 - 4 लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी ए लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए और बी, जो भी है 4 आएगा यहाँ पे भी, तो 4 आ जाएगी रैंक ऑफ बी ए की पॉसिबिलिटी। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और बाकी सभी ऑप्शंस गलत, ठीक है। वैसे इसको आइगन वैल्यूज़ वाले तरीके से भी देखा जा सकता है, पर जब हम करेंगे तब देख लेना आप, तो आइगन वैल्यू से आइडिया मिल जाएगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देती हूँ, उसके बारे में सोचो। इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, आराम से सोच लो इसके बारे में। ऑर्डर 4, and if ki is equal to nullity of ai, then k1 k2 k3 k4 के लिए इस ये जो टपल बनाया है मैंने, इसके लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है? यस मैम। ठीक, ये इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे। मैम वो जो नालिटी का फॉर्मूला है एक बार बता दीजिए, वो लिख नहीं पाया इतना स्पीड में। लिख ही नहीं पाए, इतना स्पीड में कराया था मैंने, मुझे खुद याद नहीं है। हाँ, नलिटी ऑफ ए रेज़ टू पावर के क्या था, लेस देन इक्वल टू के टाइम्स नलिटी ऑफ ए। नलिटी का ज़्यादा इजी है रैंक से भी। रैंक का क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू के टाइम्स रैंक ऑफ ए माइनस एन था ना। ऑप्शन बी और सी आ रहे हैं। n ऑप्शन बी और सी आ रहे हैं, ठीक है, देखते हैं।
मैम एक बार स्क्रॉल डाउन कीजिए। हाँ हाँ मैम, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आ रहा है। ऑप्शन बी एंड सी आएगा। मैम एक बार मैम एक बार करके दिखा दो मैम, मुझे नहीं आ रहा है। देखो के आई क्या डिनोट करता है, नलिटी ऑफ ए आई। तो के वन जो है नलिटी ऑफ ए वन है, तो ये टपल क्या बनेगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, नलिटी ऑफ ए वन कॉमा नलिटी ऑफ ए टू कॉमा नलिटी ऑफ ए थ्री कॉमा नलिटी ऑफ ए फोर। हमें इसकी पॉसिबिलिटीज़ बतानी है। नलिटी ऑफ ए वन 4x4 की मैट्रिक्स है, देखो ठीक है। तो अब आपको ऑप्शन से चलना है, इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से करना है, और कोई तरीका नहीं है इसको करने का, क्योंकि उन्होंने पॉसिबिलिटीज़ पूछी हैं। अगर पहली पॉसिबिलिटी उन्होंने 1 दे दी है, तो अगर नलिटी ऑफ ए वन को आप 1 ले ले, तो नलिटी ऑफ ए टू क्या निकलेगा यहाँ से, लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स नलिटी ऑफ ए। आपने नलिटी ऑफ ए को क्या माना था, 1, तो नलिटी ऑफ ए स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 यानी 2। तो नलिटी ऑफ ए स्क्वायर या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, नहीं 0 तो नहीं आ सकता। हाँ ठीक है, नलिटी ऑफ ए स्क्वायर क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, रैंक फुल हो जाए, नहीं हाँ ठीक है, नलिटी ऑफ ए 0 नहीं आ सकता, क्योंकि ए के बाद ए मैट्रिक्स की रैंक 1 है ना, रैंक क्या है इसकी, रैंक 3 है, हाँ ठीक है, 0 नहीं आ सकता इसका, क्योंकि रैंक ऑफ ए स्क्वायर 3 या 3 से छोटी होगी ना, ये रिलेशन तो हमें पता ही है। तो नलिटी ऑफ ए स्क्वायर या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। तो नलिटी के पास 2 पॉसिबिलिटीज़ आ गई, 1 और 2। मैम एक क्वेश्चन करूँ, हम्म, वो जो ऑप्शन में दिया हुआ है उससे ही तो पता लगाना पड़ेगा कि नालिटी ऑफ ए क्या होगा। मतलब जो क्वेश्चन है, अगर ऑप्शन को ना देखा जाए तो तब तो क्वेश्चन को देखकर तो बता नहीं सकते कि नालिटी क्या होगा नहीं 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 नहीं, और नलिटी रैंक ऑफ की वा क्या A1 होगा। तो उन्हें गिवन करना ही पड़ेगा, मतलब ये हमेशा आपको साथ में लेके चलना है, इसके हिसाब से हाँ। बाकी 3 जज करने हैं। यही तो मैं कह रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से ही किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। हाँ मैम, अदरवाइज तो आप नलिटी को ए को कुछ भी मान के चलो, यहाँ पे हम नलिटी ऑफ ए को ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 मान के चलें, आप कुछ भी मान के चलो 2 3 4, वो तो आपकी मर्ज़ी हो जाएगी, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर बहुत बड़ा ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत सारी ब्रांचेस निकल आएंगी। पर अगर नलिटी ऑफ ए 1 है, मान लो ऐसा भी दे दिया होता क्वेश्चन में, इफ़ नलिटी ऑफ ए इज़ 1, अगर K1 की वैल्यू इन्होंने यहाँ पे 1 डिफाइन कर दी होती और फिर पूछा होता नलिटी ऑफ ए बताओ, तब भी आप बता सकते थे, मतलब आगे की पॉसिबिलिटीज़ बताओ K2 K3 K4 की, तब भी बता सकते थे आप लोग। अगर कुछ नहीं बता रखा K1 K2 K3 K4 किसी के बारे में, तो फिर करना मुश्किल है इसको, ऑप्शन से ही हो पाएगा ये। तो नलिटी ऑफ ए स्क्वायर 2 या 2 से छोटा आना चाहिए। अब मैंने कि ये देखो कौन से क्वेश्चन में 2 या 2 से बड़ा आ रहा है, वहाँ पे हमें डाउट होना चाहिए 2 से बड़ा किस किस में आ रहा है। ए और डी में।
ए और डी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे Yes, वाले ma'am. क्वेश्चंस की वैलिडिटी भी आपको चेक करनी है, मतलब K3 और K4 की भी चेक करनी है। K2 और उसकी तो चेक कर ली हमने, K1 और K2 की। K1 तो मान ही लिया था और K2 की चेक कर ली। तो रैंक ऑफ ए क्यूब चेक करो यहाँ से, सॉरी नलिटी ऑफ ए क्यूब छोटा है बराबर आएगा किससे, 3 टाइम्स नलिटी ऑफ A square. ए स्क्वायर, नहीं ए आएगा, 3 टाइम्स नलिटी ऑफ ए आता है ना, फॉर्मूला देखो। ठीक है, हाँ हाँ मैम, तो नलिटी ऑफ ए यहीं क्यूब पे मैं गलत लेस देन इक्वल टू 3 आना चाहिए, नलिटी ऑफ ए 4 लेस देन इक्वल टू 4 आना चाहिए। समझ गए ना, क्योंकि नलिटी ऑफ ए तो हमेशा क्या है, 1 ही है। तो नलिटी ऑफ ए क्यूब लेस देन इक्वल टू 3 आएगा, नलिटी ऑफ ए रेज टू पावर 4 लेस देन इक्वल टू 4 आएगा। अब उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग भी ए और डी ऑप्शन गलत हो रहे हैं। देखो ए तो चलो गलत नहीं हो रहा, लेकिन डी ऑप्शन उसके हिसाब से भी गलत हो रहा है, 4 दे रहा है, पर हमने देखा यहाँ पे कि ये 4 नहीं आ सकता है, 3 या 3 से छोटा होना चाहिए। तो बी और सी सेटिस्फाई कर रहे हैं सारी कंडीशंस को, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऐसी मैट्रिक्स आपको मिलेंगी, ऐसी 4x4 मैट्रिक्स मिलेंगी जो बी और सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स बनाना तब आसान हो जाएगा जब हम निलपोटेंट पढ़ लेंगे और फिर हम इसकी आइगन वैल्यूज़ वगैरह पढ़ लेंगे। डायगनलाइजेबिलिटी एक बार देख लूँगी, आपको पढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं। वो बड़ा मतलब ऐसा टॉपिक है जो बड़ा आसान कर देता है काफ़ी चीज़ों को, डायगनलाइजेबिलिटी। मैट्रिक्स सोचना आपके लिए आसान हो जाता है, किसी भी मैट्रिक्स को डायगनलाइजेबल फॉर्म में लिख के बस काम ख़त्म हो जाता है डायगनलाइजेबल मैट्रिसेस के लिए। चलो देखते हैं वो किस हिसाब से आता है। एक ही बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है तो 2017 में, बाकी फिर भी देख लेंगे, उसका आइडिया तो ज़रूर लेंगे हम। उसमें ट्रिक्स भी अच्छी अच्छी डायगनलाइजेबिलिटी निकालने के लिए, डायगनलाइजेबल फॉर्म JCF। ठीक है, अब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है कि अगर हमारे पास A और B कोई स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, दोनों n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ये ऊपर वाला क्वेश्चन मुझे पहले इतना मुश्किल लगता था, मैं क्या बताऊँ। ये शायद नेट का क्वेश्चन है जहाँ तक मुझे याद है, मतलब समझ में ही नहीं आता था इसको करना कैसे है। पर ये सब फार्मूलेज उस वक्त मैंने नहीं पढ़े हुए थे कि ये सब ऐसे होते हैं कैसे होते हैं, तो फार्मूला पढ़ने के बाद देखो कितना आसान है ये। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, या तो आपने रैंक का पढ़ रखा हो या नलिटी का पढ़ रखा हो, एटलीस्ट कुछ तो पढ़ रखा हो। नलिटी के हिसाब से करोगे तो और आसान है, और रैंक के हिसाब से करोगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। रैंक के हिसाब से भी करके देख सकते हो, रैंक वाले फार्मूले से। सही चीज़ पढ़ लो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर ए और बी n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तो a प्लस बी, नहीं अच्छा ऑर्डर n, और ये एक और बात दे रखी है, ए और बी तो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑर्डर n की, और a प्लस बी इज़ नॉन सिंगुलर, a प्लस बी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स such that a plus ab is null, such that ab is a null matrix, मतलब ab ज़ीरो मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स का मतलब, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होता है, रैंक ऑफ a प्लस रैंक ऑफ b इज़ इक्वल टू n, और ये भी इम्प्लाई होगा कि नलिटी ऑफ a प्लस नलिटी ऑफ b इज़ इक्वल टू n। यहाँ अब 2 मैट्रिसेस में हमें काम करना है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन आपको अब तक मिली आज के लेक्चर में वो सारी यहाँ पे यूज़ कर लो। ठीक है, हमने क्या क्या फॉर्मूलेस पढ़े हैं रैंक के, मुझे बताओ। हमने पहले तो सिल्वेस्टर लॉ पढ़ा है, उसके बाद भी मैंने एक फार्मूला बताया था, वो भी बता दो। कनेक्शन लॉस्ट हो गया या आप लोग लॉस्ट हो गए? मैम अपने तो बहुत रिजल्ट कराई, मतलब सिर्फ कौन सा रैंक बोलूँ वाले, मैम? सिर्फ रैंक वाले। रैंक ऑफ a प्लस बी वाला भी कुछ कराया था ना एक,
रैंक ऑफ ए प्लस बी नहीं कराया था? रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन हाँ इक्वल टू मैम, रैंक ऑफ ए प्लस, और कौन से कराया था? रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी रैंक ऑफ माइनस। ए प्लस रैंक ऑफ बी। यही वाला था ना? हाँ मोड ऑफ मैम। एक ये था ऊपर वाला। अब देखो क्या क्या और गिवन है। ये मैम बाय साइड पर मॉड ऑफ रैंक ऑफ ए लेस अच्छा देन माइनस ठीक है रैंक ऑफ ठीक बी। है रैंक ऑफ बी ठीक है ठीक वो है। होगा। चलो देख लेते हैं किस किस का यूज़ होगा। ऐसा नहीं, 4 फॉर्मूलेज हैं ये, 2 लिखे गए हैं पर हैं ये असल में 4 इनइक्वालिटीज़ के हिसाब से। तो हमें जो जो गिवन है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ए प्लस बी नॉन सिंगुलर है, तो हमें गिवन क्या है इसका मतलब? दैट रैंक ऑफ ए प्लस बी इज मैम रैंक ऑफ ए प्लस बी तो ए नहीं होगा। को भाई कलर चेंज नहीं हो रहा। इसे ले लेते हैं। रैंक ऑफ ए प्लस बी एन दे रखा है उन्होंने। एक और बात दे रखी है, ए बी इज़ ए नल मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ ए बी इज़ 0। नल मैट्रिक्स की रैंक 0 होती है। अब इन्हीं दोनों बातों का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कुछ निकल के आता है या नहीं। यहाँ पे देखो, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। अब लेस देन इक्वल टू 0 हो गया ये। सो दिस इम्प्लाइज कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी लेस देन इक्वल टू एन। अब रैंक ऑफ ए प्लस बी निकालो। ये तो निकल आया हमारा, एक इनइक्वालिटी निकल आई, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देती हूँ। इसके बाद देखना मैम ध्यान से। रैंक ऑफ ए प्लस बी तो एन होगा, हाँ, तो ये तो अब लेस और इक्वल टू एन होगा। अब ये वाला सॉल्व करो ना, ये वाला जो है, ये कह रहा है कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस बी। अब रैंक ऑफ ए प्लस बी क्या है? एन। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल गया आपको? मिल गया रैंक आंसर? ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू एन होगा। हाँ, 1 एंड 2 से हमें क्या मिल गया कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू एन। देखो कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी प्रूफ करने को दे रखा हो, आपकी जितनी नॉलेज है वो सारी लिख लिया करो। हमें ये 4 रिजल्ट्स पता है, हमने चारों को लिख लिया और देखा कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। जहाँ पे ए प्लस बी और ए बी है ना, वहाँ पे हमने यूज़ करके देखा सबको। जिस जिस के बारे में इंफॉर्मेशन थी, हमें रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी थी और रैंक ऑफ ए बी के बारे में बता रखा था। ठीक है, नीचे रैंक ऑफ ए प्लस बी के बारे में बता रखा था और इसकी निकालनी थी, तो इस रिलेशन को यूज़ कर लिया। ठीक है, ऊपर वाले का लेफ़्ट, नीचे वाले का राइट, इन दोनों को यूज़ करके हमें मिल गया रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज़ इक्वल टू एन। अब यहाँ से आप लोग प्रूव करो कि नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी इज़ इक्वल टू एन। जो हमें दूसरा पार्ट प्रूव करना था वो ये था ना, ये चीज़ आप लोग प्रूव करो। मैम ऊपर वाले क्वेश्चन में रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू एन कैसे आया? रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू एन। रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू एन कहाँ है? रैंक ऑफ ए बी तो 0 है। मैम यहाँ मतलब पे रैंक ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू रैंक के जगह मैम नलिटी वाला फॉर्मूला पुट करना है। हाँ, क्या कह रहे हो एकता? रैंक ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एन। हाँ, वही तो बता रही हूँ मैं। फर्स्ट इक्वेशन देखो, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी लेस देन इक्वल टू एन कह रहा है। सेकंड इक्वेशन कह रहा है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो एक कह रहा है लेस देन इक्वल टू एन, एक कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से इक्वल टू एन ही तो मिल जाएगा हमें। इससे ऊपर वाला भी बताऊँ, हमने 2 चीज़ों का यूज़ किया है ऊपर। एक तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर लिया और एक इस फॉर्मूले का यूज़ कर लिया, बस। इससे ज़्यादा हमने कुछ यूज़ नहीं किया। और जो क्वेश्चन में गिवन था ए प्लस बी और ए बी के बारे में इंफॉर्मेशन, उसको यूज़ किया, बस। इनको यूज़ करके हमें ये 2 इक्वेशन मिलेंगी, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से हमें ये थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। और जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। यहाँ पे एक और पार्ट हमें प्रूव करना है। बताओ एक तक। मैम रैंक ऑफ ए प्लस बी की तो पूछ रही हूँ मैं स्टार्टिंग में।
अच्छा, रैंक ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी इन्होंने नॉन सिंगुलर बोल रखा है ना। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है? फुल रैंक होती है ना। यस मैम। तो बस उसी से मैंने लिख दिया रैंक ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एन। ठीक है, एन क्रॉस Yes, एन ma'am. मैट्रिक्स है तो उसकी तो फुल रैंक हो ही जाएगी, तो बस वहीं से लिख दिया मैंने और बाकी सब चीज़ों का यूज़ कर लिया। तो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, ये एन के इक्वल आ गया। नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी, ये भी हो जाएगा। रैंक ऑफ ए को आपको रिप्लेस करना है एन माइनस नलिटी ऑफ ए से, रैंक ऑफ बी को रिप्लेस करना है एन माइनस नलिटी ऑफ बी से, इज इक्वल टू एन। अब ये एक एन से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एन माइनस नलिटी ऑफ ए माइनस नलिटी ऑफ बी, तो ये माइनस नलिटी ऑफ ए भी इधर जाएगा, माइनस नलिटी ऑफ बी भी इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा एन इज इक्वल टू नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी। सो ये भी प्रूव हो गया, फोर्थ इक्वेशन। बस यही दो रिजल्ट्स हमें प्रूव करने थे, आसान था प्रूफ। हाँ मैम। जो हमें पहले से पता था सब कुछ वही यूज़ हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा यूज़ ही नहीं हुआ इसमें। अच्छा, एक क्वेश्चन दे रही हूँ। मैम हमने जो दो प्रॉपर्टीज देखी ना ऊपर, उसमें से सेकंड प्रॉपर्टी हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस में ही यूज कर सकते हैं, कौन सी वाली? है ना? कौन सी वाली बताओ? हमने इस क्वेश्चंस में दो फॉर्मूले, एक सिल्वेस्टर लॉ और ए प्लस बी वाला यूज किया ना, और रो ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू रो ऑफ ए प्लस रो ऑफ बी। ये सिर्फ ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हो तो यूज कर सकते हैं ना। ये जो प्रॉपर्टी है ना मैम, रो ऑफ ए प्लस बी, रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू अच्छा, ये रैंक ऑफ। वाली। हाँ मैम, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस में यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि ए प्लस बी तो डिफाइन ही नहीं होगा। ए प्लस बी का ऑर्डर तभी डिफाइंड होगा ना जब इनका ऑर्डर सेम होगा। हाँ मैम, तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी हम कभी भी यूज कर सकते हैं। हाँ, ऊपर वाली कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। कहाँ गई वो? ये दो लिखी हुई है ना मैंने, ये तो रेक्टेंगुलर के लिए यूज़ हो सकती हैं ऊपर वाली। नीचे वाली हाँ स्क्वायर मैट्रिसेस में आपको यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, वो देखना पड़ता है कि कहाँ क्या डिफाइंड हो रहा है, उसी हिसाब से फिर यूज़ होगी। अच्छा नोटिस किया। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन बताओ मुझे आंसर। अगर ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है 30 ऑर्डर की, ए 30 क्रॉस 30 ऑर्डर की कैसी मैट्रिक्स है? आइडेम्पोटेंट। रैंक ऑफ ए 20 है, तो आपको निकालना है नलिटी ऑफ ए माइनस आई।
अगर किसी का नहीं होता तो इसको होमवर्क ले लेना। हो रहा है? मैम टाइम लगेगा इसके लिए। इसके ऊपर टाइम लगेगा, फिर सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो होमवर्क ले लो इसको, आज वैसे भी कोई होमवर्क नहीं मिला है। मैम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए एक रिलेशन होता है ना, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए माइनस आई। हाँ होता तो है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, नहीं ये नहीं होता रिलेशन, ये होता है रिलेशन रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई माइनस ए या ए माइनस आई इज इक्वल टू एन, यानी 30 आएगा यहाँ पर। उस रिलेशन से भी कर सकते हो, पर उस रिलेशन को प्रूव करो, एक कोशिश करो कि इस रिलेशन को प्रूव किया जाए। ठीक है, जो भी मैंने रिजल्ट लिखवाया उसकी हेल्प से इसको प्रूव भी कर सकते हो। मैम ये घर में करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिख ही लिया होगा सबने। अच्छा अब आते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स, बस ख़त्म ही होने वाला है ये टॉपिक। एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे कि अगर रैंक ऑफ ए गिवन है तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ रखेगा वो। ठीक है, अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ए, देखो एक टेबल बनाते हैं फिर उससे समझते हैं। ये है रैंक ऑफ ए की कॉलम और ये रैंक ऑफ एडजॉइंट ए का। हमें ए और एडजॉइंट ए के बारे में एक ही रिलेशन पता है और उसे ही हमें थ्रू आउट यूज़ करना होता है। मैंने वो कई बार यूज़ किया होगा, आपने देखा होगा। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, तो अब ये टेबल है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले तो अगर रैंक ऑफ ए n होगी तो एडजॉइंट की रैंक भी n होगी, अगर रैंक ऑफ ए n-1 होगी तो एडजॉइंट की रैंक 1 होगी, और अगर
रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू n-2 होगी तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ए 0 आ जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। n-2 से कम होते ही एडजॉइंट की रैंक 2-0 हो जाएगी। मतलब ए और एडजॉइंट ए के बीच में हमें ये रिलेशन पता है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। यही होता है रिलेशन। यहाँ से हम इन्वर्स भी निकालते हैं, बहुत सारी बातें हमने की थी पहले। अब ए इंटू एडजॉइंट ए, एक सेकेंड, ठीक है, अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब अगर रैंक ऑफ ए n है, फुल रैंक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ए नॉन सिंगुलर हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो ये पूरी एक नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगी, एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी, नॉन ज़ीरो स्केलर मैट्रिक्स, फुल रैंक की मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा, n के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a इंटू एडजॉइंट ए क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ए नॉन ज़ीरो है, मतलब ये a इंटू एडजॉइंट ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a तो पहले भी नॉन ज़ीरो ही था, तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एडजॉइंट ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ए का ऑर्डर क्या था, वो भी n क्रॉस n मैट्रिक्स ही थी। मतलब अगर दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उनमें से दोनों मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर ही होंगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि एडजॉइंट ए की जो रैंक होगी वो फुल रैंक होगी, अब क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू n। हम लेके चले थे कि रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू n, हमने प्रूव कर दिया कि रैंक ऑफ एडजॉइंट ए इज़ n। तो ये तो हो गया फर्स्ट केस। मैम रैंक ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ए n कैसे आया? रैंक ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ए n ऐसे आया क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए को नॉन ज़ीरो बोला है ना। यहाँ से देखो ये चीज़, ए नॉन सिंगुलर आ चुकी है हमारे पास और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वहाँ से नॉन ज़ीरो हो गया। तो ये ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल था, इसके इक्वल था ना, एडजॉइंट ए इंटू ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक नॉन ज़ीरो नंबर है और साथ में नॉन ज़ीरो नंबर कोई के है, उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब ये फुल रैंक मैट्रिक्स बनेगी। तो वहीं से मैंने बोल दिया कि अगर ये किसी फुल रैंक मैट्रिक्स के बराबर है तो इसकी रैंक फुल ही होगी। ये भी खुद भी एक फुल रैंक मैट्रिक्स होगी, रैंक ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, सॉरी ए इंटू एडजॉइंट ए। तो वहीं से फिर हमने आगे की बात की। ठीक है, बस इस रिलेशन का काफ़ी बड़ा रोल है। अब दूसरा केस देखते हैं कि दूसरे केस में हम क्या बोल रहे हैं कि रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू n-1। अब इस केस में ए सिंगुलर हो जाएगी, ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो पक्की बात है ज़ीरो आ जाएगा। तो ए इंटू एडजॉइंट ए जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन था वो एक ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। तो यहाँ से आपको पता चलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इज़ ऑल्सो ज़ीरो। दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लोगे आप। सो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, हाँ इसमें एक और रिलेशन भी तो है, चलो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो है और एडजॉइंट ऑफ ए कुछ भी हो सकता है, ज़ीरो नॉन ज़ीरो भी हो सकता है ना यहाँ से। चलो यहाँ से तो पूरी बात नहीं हुई, तो हम एक काम करते हैं, ये रिलेशन लेके आते हैं। रैंक वाला रिलेशन क्या था हमारे पास, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ एडजॉइंट ए माइनस n इज़ लेस दैन इक्वल टू रैंक ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, है ना। अब ए इंटू एडजॉइंट ए एक ज़ीरो मैट्रिक्स आ चुकी है, देखो इक्वेशन नंबर स्टार से ये एक ज़ीरो मैट्रिक्स बन चुकी है। सो दिस इम्प्लाइज कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ एडजॉइंट ए माइनस n इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो।
तो ये माइनस एन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। तो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ एडजॉइंट ए एन या एन से छोटी होगी। अब रैंक ऑफ ए क्या है, रैंक ऑफ ए तो n माइनस वन है, दूसरा केस लेके चल रहे हैं हम, प्लस रैंक ऑफ एडजॉइंट ए इज़ लेस देन इक्वल टू n। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, रैंक ऑफ एडजॉइंट ए इज़ लेस देन इक्वल टू, अब ये 1 उधर जाएगा तो लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ मैम। हाँ ठीक है, अब रैंक ऑफ एडजॉइंट ए लेस देन इक्वल टू 1 आ चुका है। तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ए 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। लेकिन अगर रैंक ऑफ एडजॉइंट ए 0 हो गया तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि एडजॉइंट ए तो 0 मैट्रिक्स बन जाएगी। पर अगर एडजॉइंट ए 0 मैट्रिक्स बन जाएगी, ये बात पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप ए कोई मैट्रिक्स ले रहे हो और उस n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो जब आप उसका माइनर निकालते हो तो कैसे निकालते हो, यहाँ पे कुछ नंबर पड़ा होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखते हो और यहाँ पे जो भी डिटर्मिनेंट होता है उसको सॉल्व करते हो n-1 क्रॉस n-1 का। तो जो माइनर्स होते हैं n-1 क्रॉस n-1 के, वो सारे माइनर्स तो ज़ीरो होंगे नहीं, एटलीस्ट एक माइनर एग्जिस्ट करेगा जो नॉन ज़ीरो होगा। क्योंकि n-1 रैंक की मैट्रिक्स है ना, रैंक ऑफ ए इज़ n-1। तो जो मैट्रिक्स की रैंक होती है उसी ऑर्डर का नॉन ज़ीरो माइनर एग्जिस्ट करता है, एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो माइनर एग्जिस्ट करेगा n-1। हाँ, n-1 क्रॉस n-1 का। तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ए 0 हो जाए, मतलब एडजॉइंट ए 0 मैट्रिक्स बन जाए, ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एडजॉइंट ए बनी किससे है, n-1 क्रॉस n-1 वाले नॉन ज़ीरो माइनर्स से। मतलब n-1 ऑर्डर के जितने भी माइनर्स हैं, 3 माइनर्स से बनी है, मतलब n-1 माइनर से बनी है ना। अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो 3 माइनर्स निकालोगे, n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो n माइनर्स निकालोगे। तो जितने भी माइनर्स से बनी है वो n-1 ऑर्डर के माइनर्स से बनी है। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि वो मैट्रिक्स 0 हो जाए, क्योंकि एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो माइनर तो एग्जिस्ट करेगा ही। कोई भी मैट्रिक्स लेके देख लेना एग्जाम्पल के लिए, कोई भी रैंडम मैट्रिक्स, ठीक है, उसमें बस रैंक ऑफ ए लेस देन n-1 होनी चाहिए। जैसे 1 1 1 1 1 1 2 3 4, कुछ भी मैट्रिक्स ले लेना। इसके लिए आप एडजॉइंट ए निकाल के देखना क्या पता चलता है आपको। आपको n-1 ऑर्डर की n-1 रैंक की मैट्रिक्स लेनी है। अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है तो देखो मैंने यहाँ पे 2 रैंक की मैट्रिक्स ली है, तो इस तरीके की मैट्रिक्स कंसिडर करना। तो इसका मतलब एडजॉइंट ए का रैंक 0 तो नहीं आ रहा तो 1 आ जाएगा इस केस में, ठीक है। अब केस 3 के अंदर क्या हो सकता है, सेम बात का यूज़ करेंगे हम। केस 3 के अंदर कहा गया है कि n और n-1 ऑर्डर्स के जितने माइनर्स हैं वो सब 0 होंगे, क्योंकि रैंक ऑफ ए क्या है, n-2। रैंक क्या होती है, माइनर्स के अकॉर्डिंग रैंक क्या पढ़ी है हमने, कि अगर रैंक ऑफ ए कुछ भी है उससे बड़े ऑर्डर के जितने माइनर्स क्रॉस n-1 सारी मैट्रिक्स 0 होगी, सारे मैट्रिक्स 0 हो जाएंगे। हाँ, तो रैंक ऑफ ए अगर n-2 है तो n-1 और n ऑर्डर के जितने माइनर्स होंगे वो सब 0 हो जाएंगे। एक सेकंड रुकना, चार्जिंग में लगा दूँ। तो यहाँ पे जितने भी n-1 ऑर्डर के माइनर्स होंगे वो सारे एडजॉइंट के अंदर आते हैं, हम जानते हैं। इसके अंदर क्या आते हैं, सारे n-1 ऑर्डर के माइनर्स। अब वो सब तो 0 हैं, तो इसका मतलब एडजॉइंट ए क्या हो जाएगी, एक 0 मैट्रिक्स। और 0 मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, 0 ही होती है, ठीक है। किसी एग्ज़ाम में शायद एडजॉइंट ए की रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, या पता नहीं कहीं और आया हुआ है, कहीं ना कहीं तो आया हुआ है। तो आप डायरेक्टली अब समझ सकते हो। ये 3 रिज़ल्ट्स हैं बड़े मेन, जिनका लॉजिक भी समझ में आ गया होगा आपको। आ गया ये जो रिज़ल्ट है आपके, ठीक है, इनको अच्छे से कर लेना।
रैंक ऑफ ए इज एन, रैंक हाँ ऑफ मैम, एडजॉइंट ठीक ए है। भी एन। अगर n-1 रैंक है तो एडजॉइंट की 1 हो जाएगी, और n-2 या उससे छोटी रैंक है, n-2 या उससे छोटी भी हो सकती है, तो फिर एडजॉइंट ए की रैंक 0 ही बन जाएगी, वो एक 0 मैट्रिक्स बन के आएगा। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 10 है, एक मिनट, ए 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स है, और ये दे रखा है कि ए की पावर 2019 की रैंक 9 है, तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा? रैंक ऑफ ए मेन मतलब है आपको रैंक ऑफ ए से, पर यहाँ घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया गया रैंक ऑफ ए की पावर 2019। वन होगी मैम। ठीक है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? रैंक ऑफ ए टू द पावर 2019, रैंक ऑफ ए तो 9 आएगा। रैंक ऑफ ए 9 आएगा, बस ए की रैंक निकाल लो, उसके बाद ख़त्म बात। देखो रैंक ऑफ ए या तो 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, क्योंकि ये रिलेशन आपको पता है, जैसे जैसे पावर्स बढ़ती हैं रैंक ऑफ ए की पावर 2019 रैंक ऑफ ए से छोटा है बराबर होगा। चाहे तो वो अपना फॉर्मूला यूज़ कर लेना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पता नहीं क्या था लंबा सा फॉर्मूला, के टाइम्स रैंक ऑफ ए माइनस एन, जो भी था, यहाँ पे n into k minus 1, ये था ना, n into k minus 1 था। के माइनस 1। नहीं मैम, वहाँ k था और n into k minus 1 था, जो n हमने लिखा ना। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू के टाइम्स रैंक ऑफ ए माइनस के माइनस 1 इंटू एन। हाँ मैम। चलो छोड़ो उसको। रैंक ऑफ
ए टू द पावर 2019, अब ए की पावर से आप बढ़ा रहे हो तो इसकी रैंक कम होती चली जाएगी, ए की रैंक से तो कम ही होगी। इसकी रैंक दे रखी है 9, तो रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 9। रैंक ऑफ ए ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? ऑब्वियसली 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स है तो 10 ही हो सकती है, इससे ज़्यादा तो नहीं। तो या तो रैंक ऑफ ए 9 होगी या 10 होगी। मान लेते हैं रैंक ऑफ ए इज़ 10, तो दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉन ज़ीरो। सो दिस इम्प्लाइज ए की कितनी भी पावर करो उसका भी तो डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2019 बना किससे है? ए की डिटर्मिनेंट को 2019 बार मल्टीप्लाई करके बना है, राइट? सो दिस इम्प्लाइज हाँ मैम। कि क्या हो गया ये क्या लिखा है मैंने? रैंक ऑफ ए इज़ 10 इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉन ज़ीरो लिखो ना। सो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए की पावर 2019 भी फुल रैंक मैट्रिक्स बन जाएगी, मतलब इसकी रैंक भी 10 आ जाएगी अगर ए की रैंक 10 है, राइट? तो ए की रैंक अगर 10 हो गई तो ये गड़बड़ हो जाएगा जो क्वेश्चन में दे रखा है, ये 9 वाली बात, ये तो 10 हो जाएगी। तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए 10 नहीं हो सकती, रैंक ऑफ ए को 9 ही होना चाहिए। तो रैंक ऑफ ए 9 हो जाएगी तो एडजॉइंट ए की रैंक क्या हो जाएगी? अब ये केस 2 वाला बात हो गई, एक कम रैंक होने से रैंक ऑफ एडजॉइंट ए 1 हो जाता है, तो 1 आपका आंसर है, ठीक है? हाँ मैम। अगर ये अच्छा ना लग रहा हो तो फॉर्मूला लगा लेना। आपका तरीका बहुत सही है, मगर मैंने फॉर्मूला से ही किया था। अच्छा ठीक है, चीज़ें अलग अलग ट्राई करते रहा करो, कोई बात नहीं, किसी भी तरीके से किया। मतलब अगर ए बी सी डी ये 4 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रैंक ऑफ ए बी सी डी सबका ऑर्डर क्या है? n है, और चारों नॉन सिंगुलर है, n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, तो उनको मल्टीप्लाई करने पे क्या ही आएगा? एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगी जिसकी रैंक n होगी, क्योंकि देखो डिटर्मिनेंट वाला लॉजिक लगा लिया करो, सीधी बात। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी क्या निकलेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी। मैंने ये तो नहीं बोल दिया था कि लेस भी हो सकता है कहीं, शायद बीच में नहीं हो सकता है। डिटर्मिनेंट वाले लॉजिक से देखो ना, सारे नॉन ज़ीरो हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी नॉन ज़ीरो, सो दिस इम्प्लाइज कि ए बी सी डी की रैंक n हो जाएगी, ठीक है? तो जितनी मर्जी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ले लो, स्क्वायर मतलब मैट्रिसेस मैम ऑफ सेम एबीसीडी साइज, को नॉन सिंगुलर होना है। हाँ सेम साइज़ की अगर मैट्रिसेस ले रहे हो, n क्रॉस n मैट्रिसेस ले रहे हो, सेम साइज़ की मैट्रिसेस हों, स्क्वायर मैट्रिसेस हों, तो उनको कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, चाहे एक मैट्रिक्स को 50 बार कर लो, चाहे अलग अलग मैट्रिसेस को 50 बार कर लो, अगर सारी नॉन सिंगुलर हैं तो उन सब की प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर होगी। और अगर प्रोडक्ट नॉन सिंगुलर है, कन्वर्स पार्ट, यानी अगर रैंक ऑफ ए बी सी डी n है और ए बी सी डी सारी स्क्वायर मैट्रिसेस थी, देखो रेक्टेंगुलर में नहीं बोल सकते आप, वहाँ डिटर्मिनेंट का यूज़ तो कर नहीं सकते, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स की तो गारंटी लो। ए बी सी डी n क्रॉस n मैट्रिक्स है और रैंक ऑफ ए बी सी डी n बोल दिया जाए, तो रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ सी, रैंक ऑफ डी क्या होगा? फिर से डिटर्मिनेंट की बात हो जाएगी, मैम ये नहीं कहूँगा, n ही होगा। ए बी सी डी की रैंक n है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? नॉन ज़ीरो। तो सारे डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट भी नॉन ज़ीरो हो जाएगा, जितने भी डिटर्मिनेंट्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ए बी सी डी सबके प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट करके एक नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है, इसका मतलब सारे नंबर्स नॉन ज़ीरो हैं, तो ए बी सी डी ऑल आर नॉन सिंगुलर, तो रैंक ऑफ ए बी सी डी जितने भी हैं सबकी जाके n आ जाएगी रैंक, ठीक है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स में अपनी गारंटी लेके चलो। अच्छा, यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है, पहले तो अगर ए रियल मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ ए क्या होती है? रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर। और अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है रैंडम सी, देन यहाँ से क्या मिलता है हमें? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए थीटा।
पे। इनके प्रूफ्स बहुत लंबे हैं तो ना ही किए जाएं, उसी में फ़ायदा रहेगा। अगर ए यहाँ पे रियल हो गई तो ठीक है। हाँ ठीक है, यही रिज़ल्ट होते हैं। ये कई बार काम आ जाते हैं, क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछा जाता है। रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज पूछ ली जाएगी, पर वो भी डायरेक्टली नहीं, घुमा फिरा के। ठीक है, तो ये यूज़ हो जाते हैं। अगर इसके क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे, आपके प्रीवियस ईयर में भी कुछ ना कुछ मिल जाएंगे, उसको देख लेना। और मुझे मिलते हैं तो मैं बता दूंगी आपको, अभी तो मेरे पास है नहीं कुछ अच्छे लेवल के, तो है नहीं, सिंपल सिंपल है। अच्छा, हम ब्लॉक मैट्रिक्स की बात कर रहे थे एक दिन। हमने कहा था कि इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। एक सेकंड, मैं एक बार कैलकुलेट करके देख लूँ। हमें ऊपर वाले रिजल्ट का प्रूफ सिल्वेस्टर्स लॉ से हो जाएगा। सिल्वेस्टर लॉ से कैसे? हो जाएगा क्योंकि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज होती है ना। हाँ, सो सो एन प्लस मतलब रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस एन इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए ट्रांसपोज। रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए, एक तो ये आ जाएगा और इधर आ जाएगा रैंक ऑफ ए माइनस एन, ये आएगा ना। मैम हमें मालूम है कि एक की रैंक जो है वो एन है। हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है। अगर कुछ रैंक दे रखी है, अगर एन दे रखी है तो ठीक है, अगर एन नहीं दे रखी, कुछ के दे रखी है, तो ये रिलेशन आएगा ना, 2k माइनस एन लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। वो तो आपने बात कर दी, चलो ठीक है। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है, k लेस देन एन है, उसकी रैंक लेस देन एन है, उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम समझ गया। मैंने रैंक ऑफ ए एन लिया था इसलिए वो। अच्छा, एन लोगे तब तो देखो वही बात हो जाएगी ना जो हम अभी डिस्कस करते हुए आए हैं। फिर वहाँ पे डिटर्मिनेंट ले लेना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, वो वाली बात भी कर सकते हो। वहाँ पे वो नॉन ज़ीरो है तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी नॉन ज़ीरो हो जाएगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ में कर सकते हो वो बात जो हमने अभी की थी जस्ट। हाँ ठीक है, देखो हम इसमें क्या कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल के बता देती हूँ। एक लाइन का प्रूफ है। इस मैट्रिक्स को मैंने लिया है, इसका मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। मैं इसके डिटर्मिनेंट को नाम दे देती हूँ k, ठीक है। इस मैट्रिक्स को k नाम दे देते हैं, डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट ऑफ k। ये एक मैट्रिक्स मैंने ली, कुछ भी मैट्रिक्स हो सकती है, i 0 और यहाँ पे माइनस डी इनवर्स c। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कुछ भी हो, मान लो इस मैट्रिक्स का नाम है m और इसका कुछ डिटर्मिनेंट है, इज इक्वल टू होगा ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। रिजल्टिंग मैट्रिक्स को r नाम दे देते हैं। तो आप देख रहे हो डिटर्मिनेंट ऑफ m 1 आएगा बाय अपर ट्रायंगुलर वाला फॉर्मूला, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर जो हम कर चुके हैं, समझ रहे हो। डिटर्मिनेंट ऑफ m इज इक्वल टू 1, डिटर्मिनेंट ऑफ i इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ i पढ़ा था ना हमने, सब भूल जाते हो लगता है पिछली क्लास का। ये वाला और ये वाला, ये i है और यहाँ पे माइनस डी इनवर्स c लिखा है, उसका मैं लॉजिक एक्सप्लेन करूँगी अभी क्यों किया हमने ऐसा। कनेक्शन लॉस्ट हो गया, क्या हो गया ये? नो मैम। इतनी बात समझो सिर्फ, डिटर्मिनेंट ऑफ m 1 आएगा कि नहीं आएगा, वो मैट्रिक्स क्या है उस पर ध्यान मत दो। हाँ मैम। डिटर्मिनेंट ऑफ m 1 आएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ r। तो डिटर्मिनेंट ऑफ k आपको निकालना था। अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ r फाइंड आउट कर लेते हो
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं पता चल जाएगा आपको। लेकिन अब ध्यान देना, डिटर्मिनेंट ऑफ आर क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ आर है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, और ये अपर ट्रायंगुलर है, इसका भी डिटर्मिनेंट आपको पता है। ये मैट्रिक्स आई कैसे है, इनको मल्टीप्लाई करके आई है। तो देखो अब मैं लॉजिक बताती हूँ। हमने कोई मैट्रिक्स ली, हमें इसका डिटर्मिनेंट नहीं पता, लेकिन हमने एक और मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई की, जिनको मल्टीप्लाई करके एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही थी, उसका डिटर्मिनेंट हमें पता था, और जो मैट्रिक्स हमने इसके साथ मल्टीप्लाई की उसका डिटर्मिनेंट हमें पता है, जो कि 1 लिया है हमने। और नीचे देखो माइनस डी इनवर्स सी लिया है। ये मैट्रिक्स ऐसी इसलिए बनाई गई है, एम मैट्रिक्स को ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि के इंटू एम करके आर मैट्रिक्स बन जाए जो कि अपर ट्रायंगुलर हो। सिर्फ इतना लॉजिक है। आपको इसको थोड़े अलग तरीके से भी ले सकते थे, पर ऐसे ले लिया गया, कोई बात नहीं। एक और तरीके से मैट्रिक्स कंसिडर की जा सकती है ताकि ये जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है इस तरफ वाली, ये लोअर ट्रायंगुलर आ जाए, उस तरीके से भी किया जा सकता है। तो हमने ये काम किया, तो हमें यहाँ से पता चला कि डिटर्मिनेंट ऑफ आर फाइंड आउट कर लेते हैं, बात ख़त्म हो जाएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ आर निकालो, क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी डी इनवर्स सी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ डी। ये काम हम कब कर सकते हैं, इसके लिए कंडीशन क्या नेसेसरी होनी चाहिए, नेसेसरी कंडीशन बताएगा कोई, जिसके बिना ये काम नहीं किया जा सकता जो मैंने किया है। नेसेसरी कंडीशन ये होगी ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज नॉन जीरो। हाँ मैम, डिटरमिनेंट Yes, ऑफ डी ma'am. नॉन जीरो होगा। ये आपको देख के चलना पड़ेगा, तब आप ये काम कर सकते हो। तो आपको इतनी बड़ी मैट्रिक्स लिखने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया के डिटर्मिनेंट का। मतलब अगर मैट्रिक्स दे रखी है ABCD टाइप की स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स, तो आप इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्टली ये लिख देना, प्रोवाइडेड अगर ये डी वाली मैट्रिक्स क्या है, डिटर्मिनेंट इसका नॉन ज़ीरो है। अगर मान लो चलो इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, तो एक काम हम कर सकते हैं, जो यहाँ पे रोज़ होंगी सी और डी मैट्रिक्स के अंदर जो रोज़ बनेंगी उनको उठा के ऊपर कर देना। मैट्रिक्स को ऊपर मत करना, ध्यान रखना, रोज़ को ऊपर करना। मान लो नीचे 3 रोज़ पड़ी हैं, 1 2 3, इन रोज़ को उठा के ऊपर कर देना, और ऊपर जो 4 5 6 रोज़ पड़ी हैं उनको उठा के नीचे ले आना। तो 3 रोज़ का इंटरचेंज करोगे तो शायद डिटर्मिनेंट नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स है ये इस तरीके की बन जाएगी, सी डी ऊपर चला जाएगा, ए बी मैट्रिक्स नीचे आ जाएगी। अब आपको ये कंडीशन चाहिए होगी कि इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो। तो फॉर्मूला ABCD करके मत याद करो, कौन सी मैट्रिक्स की पोजीशन कहाँ है उस हिसाब से याद करो, ठीक है। तो आपको चेंज भी करना पड़ सकता है अगर ऐसी मैट्रिक्स आई तो, क्योंकि डी का डिटर्मिनेंट चाहिए आपको नॉन ज़ीरो, ठीक है ना। फॉर्मूला समझ लो अच्छे से और याद कर लेना, और इसको बार बार लिख के इस वाली मैट्रिक्स को प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि कहीं डिराइव करना पड़ेगा तो हम कर लेंगे, ठीक है। अब एक मैम इस वाली नोट को मैम आज भेज देना। इसको, ये जो पूरा काम कराया मैंने, ये वाला, हाँ मैम, ये तो मैम हैंड रिटन जो है नालिटी वाला। हाँ भेज दूँगी, कोशिश करूँगी आज ही भेज दूँ। एक्चुअली वो शाम का लेक्चर थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, उसके बीच में मैं करने की कोशिश करूँगी, जो बीच का नहीं तो time- कॉल कर देना कोई ठीक है मैम। ये वाला वीडियो अपलोड कर अगर हो सके तो मैम ये है, मतलब जो राफ है ये भेज देना, उससे भी काम चले जाएगा हमारा। हाँ रफ है, इससे भी थोड़ा रात बहुत तो मैम सोचना भेज ही चाहिए। देता है। हाँ तो मैं और वीडियो वो तो कॉल कर देना वीडियो मैम। और ये रफ वाला भेज दूँगी। हाँ हाँ, और वो जो हैंड रिटन वो कॉल भेज देना मैम। चलो देखते हैं, आज ही कोशिश करूँगी, नहीं हो पाया तो कल भेज दूँगी। अब देखो, इतने काम करते हो मैम। हाँ वही नोट्स बनाने लगो ना तो टाइम ज़्यादा लगता है। टेस्ट और नोट्स बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। असाइनमेंट तो बना ही देती हूँ मैं, आपको दे ही देती हूँ, बस उसके डिस्कशन में करवाते हुए टाइम लगता है, लेकिन टेस्ट बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत सोचना पड़ता है कौन सा क्वेश्चन डालें कौन सा नहीं डालें। चलो अब इस मैट्रिक्स की रैंक हमें निकालनी है। कैसी मैट्रिक्स है ये? डायगोनल स्क्वायर नहीं, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स, ब्लॉक डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। इसकी रैंक क्या होती है? रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। क्योंकि क्या है, जब आप यहाँ कोई मैट्रिक्स लिखोगे, मान लो 1 2 3 4 कुछ भी लिख लिया आपने,
यहाँ पे आपकी ज़ीरो मैट्रिक्स पड़ी है, यहाँ पे आपकी ज़ीरो मैट्रिक्स पड़ी है, यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स पड़ी होगी 1 1 2 3 4 5 7 8 9। जब आप इसकी रो एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे इसको, ऊपर वाली को, तो जो नीचे वाली ज़ीरो रोज़ आएंगी उसको नीचे वाले से कोई मतलब नहीं होगा ना। मतलब बी मैट्रिक्स वाली अपना काम अलग करेगी क्योंकि इधर ज़ीरो पड़ा है, ज़ीरो मैट्रिक्स पड़ी है। ए मैट्रिक्स अपना रो एशेलन फॉर्म वाला काम अलग कर रही होगी, बी मैट्रिक्स अलग कर रही होगी। तो लास्ट में क्या आएगा, नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ कैसे काउंट करोगे, नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़, यहाँ पे रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। ए का और बी का अलग अलग नॉन जीरो रो को फाइंड करेंगे। यस बिल्कुल, यहाँ पे मैं कंप्लीट लिख देती हूँ, रैंक ऑफ डी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। तो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ क्या हो जाएंगी यहाँ पे, नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ ए की नॉन ज़ीरो रोज़ प्लस नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ बी वाली। तो वो दोनों काउंट करके आपको क्या पता चलेगा कि नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ टोटल जो होंगी वो क्या बनेगी, रैंक ऑफ डी। तो रैंक ऑफ डी बन जाएगी रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, क्योंकि रैंक ऑफ ए होता क्या है, नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ इन द रो एशेलन फॉर्म। ये ध्यान में रखना, कहीं सीधे मैट्रिक्स ही नॉन ज़ीरो रो देखने लग जाओ तो, ठीक है। ये सारा काम हम रो एशेलन फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ से हमें पता चलेगा रैंक ऑफ डी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ डी। पर अगर ये कोई भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती ना तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल पाते, क्योंकि जैसे एक मैट्रिक्स मैं आपको देती हूँ 1 0 0 0 0 0 1 0 और 0 0 1 0। इसकी रैंक फाइंड आउट करो ज़रा फटाफट, बताओ मुझे रैंक ऑफ डी क्या है। रैंक ऑफ डी निकल के आ रही है हमारे पास 2 आएगा। ध्यान से देख लो, मैट्रिक्स को देखो, स्क्वायर ब्लॉक्स मत देखो, कंफ्यूज रहोगे नहीं तो, इसीलिए तो पूछा है मैंने ये सवाल। मैट्रिक्स की सारी एंट्री ध्यान से देखो, कहीं नॉन ज़ीरो भी तो आ रहा है। मैम रैंक ऑफ डी 2 ही आएगा ना? हाँ मैम 2 ही तो आएगा। सॉरी ये मैट्रिक्स ले लो फिर, अब क्या आएगा 3 आ जाएगा अब। यस मैम। तो देखो यहाँ पे क्या था, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी, ए बी और डी जो मैट्रिक्स हैं ये तीनों नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स थी और ज़ीरो मैट्रिक्स यहाँ पे थी। तो केवल और केवल ये वाली मैट्रिक्स ज़ीरो थी। तो अगर ये डायगनल होती तब तो हम बोल देते रैंक ऑफ डी इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ, सॉरी यहाँ पे डी लिख दिया मैंने, सी आएगा, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ डी। तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए आपने देखा 1 है, रैंक ऑफ डी आपने देखा, सॉरी रैंक ऑफ सी आएगा यहाँ पे, रैंक ऑफ सी। ए और सी दोनों की रैंक 1 1 है, तो रैंक ऑफ डी तो 2 आनी चाहिए थी, पर रैंक ऑफ डी तो 3 आ रही है। तो अगर इधर नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स पड़ी होगी ना तो वो तो गड़बड़ कर देगी, समझ रहे हो। कोई भी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स अगर आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी, तब आप ऐसे रिजल्ट नहीं लगा सकते। ब्लॉक डायगोनल के अंदर रिजल्ट लगेगा, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, क्योंकि वो जो ज़ीरो मैट्रिक्स वाला पोर्शन है ना फिर वो डिस्टर्ब नहीं करता किसी को। अगर ये ज़ीरो हो जाती तो ये अपने लेफ़्ट हैंड वाले को डिस्टर्ब नहीं कर रही होती। अब जैसे ये वाली बेचारी इसको डिस्टर्ब नहीं कर रही है, अपना रो एशेलन फॉर्म में साइड वाला ये कन्वर्ट होता रहेगा, उससे इसको कोई मतलब नहीं है, ज़ीरो वाली को ये डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगी। तो आपको ब्लॉक डायगोनल में भी समझ में आ गया, मतलब डायगोनल मैट्रिसेस में कैसे चेक करनी है रैंक। अगर आसानी से चेक हो रही है, जैसे बहुत बड़ी मैट्रिक्स आपको मान लो 10 क्रॉस 10 की गिवन है और अगर वो इस टाइप की है सच दैट यहाँ पे 0 पड़े हैं और यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ए पड़ी है, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स बी पड़ी है, तब आपको फ़ायदा है कि आप ऐसे इसकी रैंक काउंट करो, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी करके, ठीक है ना। इसके अलावा कहीं यूज़ नहीं होगा इसका। जैसे और कर सकते हैं हम, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ एंटी डायगोनल में भी कर सकते हो ना ये काम।
एंटी डायगनल बैक डायगनल मैट्रिक्स हो इस टाइप की हो, मान लो ऐसे कुछ पड़ी हो, ए बी सी 3 मैट्रिसेस हो, ये देखो ऐसी पड़ी हो, ज़ीरो मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स ज़ीरो 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 ज़ीरो, ठीक है। इसकी रैंक आपको काउंट करनी है तो अगेन फिर ए के साइड में ये ज़ीरो मैट्रिसेस पड़ी हैं, बी के इधर उधर ज़ीरो हैं, सी के राइट हैंड साइड पे ज़ीरो मैट्रिक्स हैं, वो कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगी, तो डी मैट्रिक्स की रैंक आ जाएगी रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी प्लस रैंक ऑफ सी, ठीक है। इस केस में भी आप कर सकते हो। तो बस इतना ही था। अब इस ठीक है मैम। मैट्रिक्स की होमवर्क लिख लो, इसकी काउंट करना रैंक। अगर ए मैट्रिक्स आपको ये गिवन है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे इसका पीडीएफ तो मैं शेयर ही करूँगी, लिखो ना लिखो आपकी मर्ज़ी है, पर ये कर लेना होमवर्क। इसको 2 क्वेश्चन हो गए ना होमवर्क में, इनको डिस्कस करेंगे हम परसों। कल तो क्लास नहीं है, सिर्फ वही बातचीत वाला सेशन है। और अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करो कल बैठ के, जिसके पास टाइम है। आपको एम मैट्रिक्स गिवन है इस तरीके से, ए ऑनलाइन क्लास में बच्चे शांत बैठे रहते हैं, ये फ़ायदा होता है, शोर नहीं करते बच्चे। नहीं तो हम क्लास में वैसे तो भी शांति ही रहते हैं। अच्छा, बड़े बच्चे हो गए ना इसलिए। ठीक है, ए बी और एम है, तो आपको फाइंड आउट करना है रैंक ऑफ एम, ये आपको बताना है क्या होगा। कोई ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। कल हम परसों करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है मैम। ठीक है, मिलते हैं फिर। ठीक है मैम, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, गुड इवनिंग है।